Hello dear student, how are you? Uh, in this video we will study next chapter, the fifth chapter, that is acid, bases and salt. तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर फिफ्थ में पहले एसिड, बेस, सॉल्ट के पहले कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ खाते हैं तो आपको, जैसे ऑरेंज का जूस कैसा लगता है आपको, या फिर करेले का जूस पिए हैं या करेले की सब्जी खाते हैं तो कैसा लगता है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, नींबू खट्टा लगता है और लेमन या ऑरेंज खट्टा लगता है, इमली खट्टा लगता है। करेला पूछूंगा मैं तो कैसा टेस्ट है, तो आप बोलेंगे कड़वा लगता है। तो इसी टेस्ट से रिलेटेड हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो दो फ्लेवर पाई जाती हैं, हम लोग उनको महसूस कर सकते हैं खाते समय, टेस्ट करें तो कुछ तो खट्टी होती है और कुछ कड़वी होती हैं। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग इस पढ़ेंगे। तो एसिड जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें खट्टी होती हैं, उनमें एक पार्टिकुलर केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से वो खट्टी होती हैं और उसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड की वजह से ही किसी भी चीज़ में खट्टापन या सोरनेस आता है। सोरनेस मीन्स खट्टापन। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बेसिस जो होती हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें जो हमको कड़वी लगती हैं, उनमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, बेस। तो बेस की वजह से वो कड़वी होती हैं। तो ये दो चीज़ें आप समझ गए कि कुछ पार्टिकुलर केमिकल्स रहते हैं, कुछ नेचुरल केमिकल हैं। अगर नेचुरल एसिड या बेस है और मैन मेड है तो वो लैब में बनेगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमको ये पता चल गया कि सोरनेस जो होता है, खट्टापन, एसिड की वजह से होता है, और बिटरनेस जो होता है वो बेस की वजह से होता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, तो एसिड वर्ड का कुछ मीनिंग बताया लैटिन भाषा में कि लैटिन एसिड वर्ड जो होता है उसको लैटिन में एसरे बोलते हैं। एसरे का मतलब होता है खट्टा। तो एसिड वर्ड का ही मतलब है खट्टा, लेकिन इंग्लिश में नहीं, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, किसी और भाषा में एसिड का मतलब होता है खट्टा, और हम तो इंग्लिश में इसको सोर बोलते हैं, SOUR, सोर। सोर मतलब खट्टा। ठीक है, तो इस तरह से इन वर्ड्स को बनाया गया है लैटिन वर्ड से, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। अब आगे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले कुछ देख लेते हैं, कुछ कॉमन एसिड और बेसिस को। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम दिए गए हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ों में पाई जाती है, फल सब्जियों या कुछ और चीज़ों में पाई जाती हैं। जैसे फल सब्जियां हम लोग कुछ खाते हैं तो हमको खट्टा महसूस होता है, यानी उनमें एसिड है। खट्टापन का मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन है कि वो एसिड है। अब किस फल में या किस सब्जी में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये जानना भी ज़रूरी है। सारे सब्जियों में, सारे फलों में एक ही एसिड नहीं पाया जाता है, तो ये हम लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर। विनेगर जो पिकल्स में, अचार में, मुरब्बे में डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, तो उस विनेगर में, सिरके में, इसको विनेगर को हिंदी में सिरका भी बोलते हैं, तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, एक तरह का ये वीक एसिड। फिर आंट स्टिंग, जो आंट काटती है, मधुमक्खी काटती है तो हमको जलन और दर्द महसूस होता है, वो क्या होता है, क्योंकि वो एसिड निकालती है अपने डंक से। जो स्टिंग मारती है, डंक मारती है, तो उसमें क्या होता है, एसिड होता है। वही एसिड हमारे स्किन में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होता है या हमको दर्द बहुत ज़्यादा होता है और जलन भी होती है उस जगह पर। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फिर क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन कौन से फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में। कुछ फल है जो जिनको सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे ऑरेंज, लेमन या इस तरह के और भी है। जैसे मौसमी, मौसमी एक आता है फल, वो भी ऑरेंज जैसा होता है, खट्टा होता है लेकिन, तो वो सारे सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। या आंवला, आंवला भी सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में, सिट्रस से उसको बोलते हैं। तो कुछ जो फल की वैरायटी है जो सिट्रस फ्रूट में आते हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। फिर लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है।
जो दही हम लोग खाते हैं वो खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और स्पिनच, स्पिनच यानी पालक, पालक का जो पत्ता होता है, साग होता है, जिसको हम लोग दाल में या सब्जियां बनाते हैं उसकी, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड। और यही सेम एसिड टमाटर में भी पाई जाती है। ठीक है, कच्चे टमाटर में ये ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, जब वो टमाटर हरा होता है, कच्चा होता है। जैसे जैसे टमाटर पकने लगता है ये एसिड कम होने लगता है। फिर आंवला या सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग सिट्रिक एसिड पढ़े थे और साथ में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड, टैमरिन, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल है। ग्रेप्स, अंगूर में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। या कच्चे मैंगो में, मतलब कच्चा आम है जब पका हुआ नहीं है तो खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में इतने फल फ्रूट्स सब हैं, सबका तो यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया, कुछ का दिया गया जिससे हम लोग को पता चल सके कि फ्रूट्स में, नेचुरल चीज़ों में एसिड होता है जिसकी वजह से वो खट्टे होते हैं। वो नेचुरल एसिड होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से उसके अंदर बनता है। और कुछ होते हैं लैब मेड एसिड, जो कि लैब में बनाए जाते हैं इंसानों के द्वारा केमिकल रिएक्शन करके। ठीक है, जैसे लैब मेड केमिकल एसिड में हम लोग देखें तो HCl होता है, या फिर H2SO4 होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही बहुत सारे लैब मेड एसिड होते हैं जो लैब में तैयार किए जाते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि जो प्राकृतिक रूप से हमको फलों सब्जियों में एसिड मिलते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, वीक एसिड होते हैं इसलिए हम लोग उनको खा सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो बहुत हार्म करता, हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को जला देता, और या हमारा बॉडी का हिस्सा पिघल जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं एसिड, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। थोड़ा सा उसको डालेंगे तो वो सरफेस को खुरदरा कर देता है, कोरोड कर देता है। उसको कोरोडिंग बोलते हैं, कोरोडिंग ऑफ द सरफेस। तो उतना एसिडिक नहीं होते हैं, ये काफ़ी कम होते हैं, वीक एसिड होते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं, तो ये एसिड हानिकारक नहीं होते हैं। तो प्राकृतिक एसिड वीक होते हैं और जो लैब में तैयार किए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे कुछ बेसिस के नाम दिए गए हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, मतलब चूना होता है ना दीवार में वाइट वॉशिंग करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए, तो उसमें उसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है। जब चूने के पत्थर का, मतलब चूने का पहाड़ चट्टान होता है, उसका जब उसको तोड़ कर उसके पानी से घोला जाता है पानी में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो वो एक तरह का बेस है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कांच लगी रहती है खिड़कियों में, दरवाज़ों में, उसको क्लीन करने के लिए एक पार्टिकुलर केमिकल यूज किया जाता है, विंडो क्लीनर जिसको बोलते हैं। तो वो जो केमिकल होता है उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक तरह का क्या है? बेस है। ठीक है, सोडियम फिर आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साबुन या सर्फ, जो हम लोग कपड़े धोने के लिए सर्फ डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, या नहाने के लिए जो सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, या कपड़ा धोने के लिए साबुन यूज करते हैं, या फिर बर्तन मांजने के लिए सोप यूज करते हैं, वो सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल मिक्स होता है। ठीक है, और वो क्या होता है? बेसिक होता है, बेस, एक तरह का बेस है। और ये सारे क्या है? मैन मेड बेस है, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाए गए, कोई भी नेचुरल नहीं है। उसके बाद आप यहाँ नीचे एक देखेंगे, यहाँ पर एक लास्ट बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल नेम है, वो उसका यूज किया जाता है इनडाइजेशन के समय। जैसे हमको खाना नहीं पचा, हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन गया। आप पिछले चैप्टर में पढ़े भी होंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, सेकंड चैप्टर जो है, कि उसमें स्टमक में हमारे एसिड निकलता है, HCl। आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो वो एसिड क्या करता है? हमारे जो भोजन है, फूड है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, साथ में बैक्टीरिया को भी मारता है। ठीक है, तो ये एसिड ये एसिड जब ज़्यादा बनने लगता है हमारे स्टमक में एबनॉर्मल कंडीशन में, तो फिर हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, खाना नहीं पचता है। तो उस समय हमको
जो टैबलेट यूज करते हैं हम लोग डाइजेशन के लिए, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, जिससे एसिड का अमाउंट कम हो जाता है इस टैबलेट को खाने से। तो इस तरह से देखेंगे बहुत सारे बेस भी हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें जिसका यूज अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग जगह पे किया जाता है, यानी एसिड बेस हर जगह अवेलेबल है। अब ऊपर चलते हैं फिर से, यहाँ पर एक वर्ड दिया है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी इंडिकेटर का शब्द अगर ध्यान से पढ़ें तो इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, आपको कुछ इशारा करने वाला, समझाने वाला कि ये है, ये वो है, ठीक। तो इंडिकेटर आर दोज केमिकल और सब्सटेंस विच इंडिकेट वेदर देयर इज एसिड और बेस, ठीक है, बाई चेंजिंग देयर कलर। इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमको कलर चेंज करके, अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि एसिड, कोई किसी भी चीज़ में अगर डाले जाएंगे तो अपना कलर चेंज करेंगे, और वो कलर चेंज जब करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो पार्टिकुलर केमिकल एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर उसको एसिड में डालेंगे तो कोई अलग कलर बनाएगा, और बेस में डालेंगे तो कोई अलग कलर। तो हम लोग क्लियरली बता पाएंगे कि ये, अरे ये तो बेस है और ये तो एसिड है। तो इंडिकेटर यही इंडिकेट करता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, ताकि हम लोग ईजिली पहचान सकें किसी भी चीज़ में एसिड है या बेस है। क्योंकि जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे कि बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में एसिड पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे हार्मफुल केमिकल जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। अब उसको तो हम लोग चखेंगे नहीं, अदरवाइज हमारा तो डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे, या बहुत ज़्यादा हमारा डेडली कंडीशन हो जाएगा उसको अगर हम लोग टेस्ट करने जाएंगे। तो हर चीज़ को मुंह से टेस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है वो जहरीला हो, पॉइजनस हो, हार्मफुल हो। तो उस केस के लिए उसमें हेल्प करने के लिए क्या है, इंडिकेटर काम आता है। इंडिकेटर से क्या होता है, हमको किसी भी चीज़ को चखना नहीं पड़ेगा, बस हमको उसको 1-2 ड्रॉप डाल करके किसी सोल्यूशन में उसका कलर देखना है और उसके आधार पर बता देना है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये काफ़ी सेफ मेथड है और बेटर मेथड है, तो इसलिए इंडिकेटर का बहुत सारा यूज होता रहता है। आइए आगे समझते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे गए हैं, कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर, ठीक है। प्राकृतिक यानी नेचुरल इंडिकेटर, यानी कुछ प्राकृतिक चीज़ों में इंडिकेटर भी पाया जाता है, यानी उनके जूस में, जैसे कि चाइना रोज हो गया, गुड़हल का फूल। आपके केंद्रीय विद्यालय इटावा में कैंपस में गार्डन में रेड कलर का फ्लावर है ना, पीछे की तरफ जिधर कैंटीन है, वो पीछे की तरफ बना हुआ है, उसमें बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर लगे रहते हैं, वो गुड़हल का फूल है, गुड़हल ही बोलते हैं या चाइना रोज। तो उसके फ्लावर का रस निकालते हैं तो वो लगभग हल्का पिंक पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो वो किसका काम करता है, इंडिकेटर का, यानी उसके फ्लावर को, रस को निकाल लेंगे, फिर उसको किसी खट्टे चीज़ में डालेंगे और किसी कड़वे चीज़ के सलूशन में डालेंगे तो अलग अलग कलर हो जाएगा, और जो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि एसिड है कि बेस। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कलर बनाता है। फिर आ गया लिटमस। लिटमस एक केमिकल होता है नेचुरल, ये भी नेचुरली बनता है, जो एल्गी फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप चैप्टर 1 में पढ़े थे ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो, किसी को घाटा ना हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के फलस्वरूप, उसी के वजह से ये लिटमस बनता है। कैसे बनता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो होता है वो भी एक तरह का इंडिकेटर है, ये भी एसिड और बेस को पहचानने में हमारी हेल्प करता है, अपने कलर को चेंज करके, एसिड में अलग कलर का हो जाता है, बेस में अलग कलर का। तो इस तरह और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, फिलहाल आपके कोर्स में इतना ही समझना है। हायर क्लास में आप जाएंगे तो और भी चीज़ों को क्लियरली समझेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो चारों तरफ नेचुरल इंडिकेटर हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए। जैसे सबसे कॉमन या सबसे फेमस जो इंडिकेटर है वो है हमारा लिटमस। क्या है, लिटमस है, ठीक है ना। तो लिटमस क्यों इतना कॉमन है, क्यों इतना इसका ज़्यादा यूज होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी मैक्सिमम केस में ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है किसी भी एसिड को पहचानने के लिए, मैक्सिमम केसेस एसिड या बेस को पहचानने के लिए।
ये नेचुरल डाई है। नेचुरल डाई मतलब होता है कोई कलरिंग एजेंट, यानी कोई कलर जो बना दे, ठीक है, उसको डाई बोलते हैं इस ऐसे केमिकल को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में। एल्गी प्लांट होता है, फंगी आप जानते हैं सेप्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन में और शेल्टर में, जिसकी वजह से केमिकल बनता है लाइकेन नाम का केमिकल बनता है, ठीक है। उनसे उनसे लाइकेन उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। और फिर उससे फिर क्या निकलता है, लिटमस। और लिटमस का कलर क्या होता है, लिटमस का कलर और पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर का, याद रहे। तो वो लिटमस निकल गया पर्पल कलर का लिक्विड के फॉर्म में। अब उस लिटमस जो पर्पल कलर का है उसको मान लीजिए आप किसी खट्टे खट्टे चीज़ के सोल्यूशन में डालें, एक ड्रॉप। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करना है, थोड़ा सा है, उसका थोड़ा ही मात्रा आपको एसिड और बेस को पहचानने में हेल्प कर देगा। तो थोड़ा सा पर्पल कलर का जो लिटमस बना है प्राकृतिक रूप से, उसको एक ड्रॉप डालेंगे एसिड में तो तुरंत वो डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है। तो डार्क रेड हो जाएगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि वो जो जिसमें डाला गया है हमारा लिटमस, वो क्या है, एसिड है। एसिड होने पे हमेशा वो लिटमस पर्पल से किस में हो जाएगा चेंज, डार्क रेड कलर या रेड कलर में। अब इसी पर्पल कलर के जो लिटमस है इसको किसी बेस में कड़वे चीज़ के सोल्यूशन में डालेंगे तो उसमें तुरंत जाते ही वो ब्लू कलर का हो जाएगा, पर्पल से ब्लू थोड़ा सा चेंज होगा, पर्पल भी ब्लू शेड में ही आता है, तो पर्पल से ब्लू हो जाएगा। और जो इंडिकेट करेगा कि पर्पल से ब्लू जो चेंज होता है लिटमस में, वो किस वजह से होता है, क्योंकि बेस होता है, तो बेस में डालने पे ये कलर चेंज होता है। तो इस तरह से आप कलर चेंज होने पे किसी भी इंडिकेटर की हेल्प से एसिड बेस को पहचान सकते हैं। अब इसी लिटमस को जो है पेपर के फॉर्म में निकाला जाने लगा है, यानी इस लिटमस को एक पार्टिकुलर टाइप के पेपर में एब्जॉर्ब करा लिया जाता है, यानी उसमें वो लिटमस सोख लेता है, फिर उसको पतले पतले स्ट्रिप काटे जाते हैं, इस तरह के जैसा यहाँ बना हुआ है, ऐसे पतले पतले पेपर स्ट्रिप होते हैं। रेड लिटमस पेपर बनाए जाते हैं और ब्लू लिटमस पेपर, इसी लिटमस पेपर को एब्जॉर्ब करके। और फिर क्या करेंगे, किसी भी कोई एसिड या बेस को पहचानना है तो हम ऐसे पकड़ेंगे इंडिकेटर को और क्या कर लेंगे, ऐसे डिप करेंगे एसिड में, हल्का सा ही डिप करेंगे बिना हाथ को टच किए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है एसिड या बेस। थोड़ा सा एक पेज जो है टच कराएंगे, जहाँ ही वो टच करेगा एब्जॉर्ब करेगा वो लिक्विड एसिड या बेस, और तुरंत वो कलर चेंज कर लेगा। अगर वो एसिड है तो वो क्या होगा, अगर वो एसिड है तो ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, ठीक है। एसिड के केस में ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, और बेस के केस में रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर का खासियत है, बहुत ही फटाक से रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट देता है एसिड बेस को पहचानने में, इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है कि जल्दी रिजल्ट देता है, फटाफट हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, हमारा क्लैरिफिकेशन हो जाता है, कोई भी जो डाउट होता है किसी सोल्यूशन के लिए कि उसमें एसिड है या बेस, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आइए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको सिंपल सा दिया हुआ है कि ये एक्टिविटी 5.1 में कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे आपके पास लिटमस पेपर है अवेलेबल लैब में, तो आप घर से कुछ चीज़ों को ले जाइए, या घर पे भी कर सकते हैं लिटमस पेपर टीचर से मांग करके उनकी परमिशन से, और घर पे डिटर्जेंट, नल का पानी, या डिटर्जेंट का सलूशन, मतलब डिटर्जेंट पाउडर उसको घोल लो, उसका एक सलूशन बना लो किसी गिलास में या छोटे बॉटल में। ऐसे ही पानी का जो नल में पानी आता है उसका हमको चेक करना है कि उसमें एसिड है कि बेस है, वो भी चेक कर सकते हैं इसकी हेल्प से, लिटमस पेपर की हेल्प से। एरेटेड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है उसको एरेटेड ड्रिंक बोला जाता है। एरेटेड मतलब क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें CO2 गैस डिजॉल्व होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो इसी कारण से वो फिज साउंड करता है, जब खोलते हैं तो ऐसे आवाज़ करता है और झाग निकलता है। और सोप सलूशन, साबुन का सलूशन बना लो, शैम्पू को घोल लो पानी में, और नमक जो है हमारे घर में खाने वाला नमक है उसका सलूशन बना लो, अलग अलग कंटेनर में रख लो, और बारी बारी से फ़िल्टर पेपर डिप करके चेक कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारी चीज़ घर में चीज़ें हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें एसिड है कि बेस है, आप उसका सलूशन बना लो, पानी में थोड़ा थोड़ा घोल लो, फिर थोड़ा थोड़ा
लिटमस पेपर का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसमें डिप करके आप चेक कर सकते हैं कि किस में एसिड है, किस में बेस है, या किसी में कुछ नहीं है। जिसमें कुछ नहीं देगा इंडिकेशन, वो क्या होगा हमारा, वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, यानी जो एसिड का भी टेस्ट निगेटिव देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, और बेस का भी टेस्ट निगेटिव देगा, उसमें यानी दोनों चीज़ें एब्सेंट है, यानी वो चीज़ किस कैटेगरी में आएगी, न्यूट्रल में। यानी तीन कैटेगरी होती हैं, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। और न्यूट्रल की कैटेगरी में क्या आती है, वो हम लोग लिटमस पेपर की हेल्प से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके बुक में दिया है। और एक एक्टिविटी दिया है जिसमें टर्मरिक, सेकंड हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, उसके बारे में समझाया गया है कि हल्दी हो गया, हल्दी को लिए या हल्दी पाउडर लिए, हाँ, हल्दी पाउडर को थोड़ा सा पानी डालकर घोल लिए, वो पाउडर मतलब वो सलूशन पीला हो जाएगा, येलो कलर का, हल्दी के कलर का। अब उस हल्दी के सलूशन को हम लोग किसी भी मतलब साबुन का सलूशन ले लो, जो सॉरी डिटर्जेंट या साबुन किसी का भी, उसको घोल लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर का सलूशन डालो, पीला वाला। जैसे ही डालेंगे उसको सिर्फ सलूशन में, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और सोप में कौन क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। ठीक है, एक तरह के बेस है। तो यानी हल्दी जो है बेसिक सोल्यूशन में जाने पर येलो से किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। क्लियर। और अगर इसी हल्दी को हम लोग इसी हल्दी के सोल्यूशन में किसी एसिड में डालेंगे, किसी खट्टे चीज़ के सोल्यूशन में डालेंगे, अगर वो कलर नहीं चेंज करता है तो क्या है, एसिड है, यानी येलो का येलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग हल्दी की हेल्प से यानी टर्मरिक की हेल्प से भी एसिड बेस को पता कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्या करना है, हाँ, तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज। चाइना रोज जो गुड़हल का फूल मैंने बताया था, अब बहुत सारे जगह पे उगाया जाता है, आपके स्कूल के कैंपस में भी है, जैसा मैंने बताया था। रेड कलर का होता है, तो इसके जूस को निकालेंगे तो ये इसका जूस का सलूशन कुछ हल्का पिंक कलर का या रेड कलर का होगा। इसके इसके ये फ्लावर को आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये जूस इसका निकाल लिए, पिंक कलर का स्लाइटली रेड कलर का होता है। फिर इसमें इसमें नहीं, इसको एक या दो ड्रॉप एसिड में डालिए। आपको तो पता नहीं है सामने चीज़ एसिड है का बेस, आप बस डालिए उसमें एक दो ड्रॉप इसका सलूशन। अगर वो उसमें डालने पर रेड कलर हो जाता है, पिंक इंडिकेट करेगा कि उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें एसिड प्रेजेंट था। ठीक है, एसिड के प्रेजेंट होने पे जो चाइना रोज का पिंक सोल्यूशन है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर या ऑरेंज कलर में। ठीक है, और अगर किसी और सोल्यूशन डालें और चाइना रोज का सोल्यूशन डालने पर वो सोल्यूशन ग्रीन हो जाए, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि वो एक बेस है। बेस में हमेशा चाइना रोज का सोल्यूशन ग्रीन हो जाता है। तो हमको ये सब कंडीशन याद करनी पड़ेगी कि एसिड में डालने पे किस इंडिकेटर का कलर कैसा होता है और बेस में डालने पे कैसा होता है, ये हमको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, तभी हम लोग चीज़ों को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो कुछ 4-5 इंडिकेटर याद कर लीजिए, और वो एसिड में किस तरह का कलर देता है, बेस में किस तरह का कलर डेवलप करता है, वो हमको याद होना ज़रूरी है, तभी हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे वार्म वाटर की मिक्सचर ऑफ सम ऑफ टाइम। तो उसके बाद हम लोग गर्म पानी या पानी को भी पानी में भी इंडिकेटर लिटमस पेपर डाल के चेक कर सकते हैं। और पानी क्या कैसा देगा रिजल्ट, नो कलर चेंज। ठीक है, ना तो वो रेड लिटमस को ब्लू में करेगा, ना ब्लू को रेड में करेगा। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि वाटर जो है न्यूट्रल है, ना उसमें एसिड है ना उसमें बेस है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें एसिड बेस की मात्रा इक्वल हो और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे। तो अल्टीमेटली क्या बचता है, नथिंग। तो नथिंग मतलब जो बचता है उसको न्यूट्रल बोलते हैं, यानी उसमें एसिड बेस उसका दोनों का प्रभाव इफेक्ट नहीं है। तो वाटर ऐसा न्यूट्रल हो गया, और भी चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, केवल वाटर ही नहीं। इसको आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हम लोग,
ये कौन सा एक्टिविटी है? इसमें दिया है एक्टिविटी जो आपका 5.4 में, इसमें कुछ लैब में जो मैन मेड एसिड या बेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए बोला है अपने स्कूल के लैब में। जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कुछ एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब केमिकल नेम है एसिड और बेसिस के। तो इन सब है, और फिर क्या करना है, और फिर क्या है, इंडिकेटर की हेल्प से, जो हम लोग इंडिकेटर बनाए हैं घर पे, हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं, मतलब ऑलरेडी होता है, उसके हम लोग सोल्यूशन बना के घर से ले जाएं, और इन सब एसिड और बेस के सोल्यूशन में थोड़ा थोड़ा ले करके, एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप डिप करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। ठीक है, तो ये हम लोग अपने घर से मतलब फ्लावर के रस को ले जा सकते हैं। कौन से फ्लावर के? चाइना रोज़, जो बताया गया वही। तो उनसे आप इनका पता कर सकते हैं कि किस में एसिड है किस में बेस है, अपने आप को कंफर्म करने के लिए। ये तो आपको बता ही दिया जाता है कि एसिड है बेस है, या बस आपको बता दिया जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चेक करो कि एसिड है या बेस। तो आप क्या करेंगे, घर से हल्दी लाएंगे, हल्दी पाउडर, क्या कर, और हल्दी पाउडर का सलूशन उसी लैब में टेस्ट ट्यूब में बना लेंगे, और उस और थोड़ा सा एसिड लेंगे किसी और कंटेनर में, क्योंकि पूरे एसिड नहीं डालेंगे वो, नहीं तो फिर कलर्ड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा वो एसिड या जो भी वो केमिकल दिया जा रहा है। तो उसको किसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेंगे, और हल्दी के पाउडर के सोल्यूशन को थोड़ा सा उसमें डिप करेंगे, तुरंत वो कलर बता देगा। रेड बनेगा तो बेस है, और रेड नहीं बनेगा तो एसिड है। तो ये सब इस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर ले जाकर घर से सभी जो लैब में केमिकल मौजूद हैं, आप उनका नेचर पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। यही इस एक्टिविटी में समझाया गया है। उसके बाद आपको एक केस दिया गया है एसिड रेन का। अम्ल वर्षा यानी ऐसा रेन जिसमें एसिड का बारिश हो, एसिड बारिश के साथ या बूंदों के साथ गिरता है। तो ऐसा सिचुएशन कब होता है? ऐसा सिचुएशन तब होता है जब हमारे कारखानों, फैक्ट्रियों से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और मेनली कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस जो हैं ये निकलती हैं फैक्ट्रियों से, चिमनियों से, ऐसे केमिकल फैक्ट्री से, स्मोक के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में, और वो जाके क्लाउड से, बादलों से रिएक्शन करती है पानी से, और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं। और जब पहली बारिश होती है पॉल्यूशन या सब सीजन के बाद, तो उसमें उस बारिश में काफ़ी सारा एसिड होता है। जब वो ज़मीन पर, प्लांट्स पे, नदियों में गिरता है तो वहाँ के लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करता है। मिट्टी में एसिड बढ़ जाता है, और खेतों में पड़ेगा तो पौधे मर भी सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केस होते हैं। इसलिए एसिड रेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एयर पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा। कारखानों, चिमनियों से जो हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस, इनके निकलने को रोकना पड़ेगा, या इनको फिल्टर आउट करके गैसेस निकालना पड़ेगा, ताकि ये एसिड रेन ना करें। ठीक है, एसिड रेन की वजह से ही ताजमहल जो है हमारे देश में बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्थल है, बिल्डिंग है। वो पहले बहुत ज़्यादा आगरा के आसपास, मथुरा, कानपुर, ये सब आसपास के रीजन में जो है, जितने भी उसके आसपास के रीजन थे या हैं अभी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, लेदर फैक्ट्री और अदर केमिकल फैक्ट्री, जिसकी वजह से बहुत सारा ये गैसेस निकलती थी, और एसिड रेन बहुत सारा होता था, जिसकी वजह से जो ताजमहल का वाइट मार्बल है वो येलो हो गया था और काफ़ी खुरदरा हो गया था, क्योंकि एसिड गिरता है तो वो चीज़ों को कोरोड करने लगता है, खुरदरा करने लगता है और तोड़ने लगता है धीरे धीरे। तो ये कंडीशन आ गया था, काफ़ी हार्म कर दिया था ताजमहल की बिल्डिंग को। तो उस समय गवर्नमेंट ने वहाँ की सारी आसपास की फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दे दिया। अदरवाइज ये ताजमहल हमारा वेस्ट, मतलब ख़राब हो जाता, क्षतिग्रस्त हो जाता। तो यानी ये आप समझ सकते हैं कि एसिड रेन कितना हार्मफुल है। ऐसे ही ये बहुत सारे लाइफ को अफेक्ट करता है, चाहे एक्वेटिक लाइफ हो, चाहे लैंड पे जो भी प्लांट एनिमल है, सबको अफेक्ट करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक कॉशन भी दिया है। कॉशन मतलब सावधानी, कि हमेशा एसिड या बेस जो भी कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, लैब में या घर में, उसको सावधानी से यूज करना है और टीचर या किसी एक्सपर्ट के सामने यूज करना है। जैसे वो एडवाइस दें, जैसे सजेस्ट करें आपको कि जैसे प्रिकॉशन आपको लेने के लिए बोलें कि ये ऐसे करना है, वैसे ही करें। अदरवाइज ये आप जानलेवा भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एसिड और बेस। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी है जानना। किसी भी केमिकल के साथ कैजुअली नहीं आना है, बहुत ही सीरियसली उसके साथ सारी एक्टिविटी करनी है इन द इन्विजिलेशन ऑफ टीचर और एल्डर्स, यानी टीचर और बड़ों के निगरानी में ही करें, उनसे पूछ कर ही करें। अब आता है अगला टर्म, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ये टर्म हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से चैप्टर के एंड तक। फ़िलहाल यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हुई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन ग्रुप में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।